जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो 3 श्रेणियां दी गई हैं उनके बारे में बात करें। पहली और आखिरी मतलब पूर्णतया लोचदार पूर्ति और पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, ऐसा आमतौर पर देखने में नहीं आता है। यानी बहुत दुर्लभ स्थिति होती है और दुर्लभ वस्तुओं की ही पूर्ति की जो लोच होती है वह पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो जो सामान्यतः देखी जाने वाली पूर्ति की लोच है या पूर्ति की कीमत लोच है वह 3 श्रेणियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि जो पूर्ति की लोच है या पूर्ति की कीमत लोच है उसको ज्ञात कैसे करते हैं। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं। और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग करके और क्या याद कर लेते हैं, पूर्ति की कीमत लोच। अब प्रतिशत परिवर्तन मतलब कीमत में जितना परिवर्तन हुआ और पूर्ति में जितना परिवर्तन हुआ उसको प्रतिशत में कैसे ज्ञात करना। प्रतिशत में परिवर्तन को हम आनुपातिक परिवर्तन भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। पूर्ति की कीमत लोच को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ई मतलब का इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की कीमत लोच को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, पूर्ति में परिवर्तन डेल्टा क्यू बटे क्यू, इसको बाद में अपन Q1 के रूप में लेंगे। तो डेल्टा क्यू बटे क्यू, ये बटे क्यू जो है ये क्या है, प्रारंभिक पूर्ति है। क्या है, प्रारंभिक पूर्ति। इसमें हम गुणा कर देते हैं 100। इसी तरह हमको कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो डेल्टा पी यानी कीमत में परिवर्तन, ये बटे प्रारंभिक कीमत। तो पी क्या है, प्रारंभिक कीमत इनटू 100। तो इस तरह से हम इस सूत्र में मान रख करके और पूर्ति की जो कीमत लोच है वह ज्ञात करते हैं। तो सूत्र में हमने जो Q लिखा हुआ है वास्तव में ये क्या है, प्रारंभिक पूर्ति है, और यहाँ पर जो P लिखा हुआ है ये प्रारंभिक कीमत। लेकिन जब हम दो अलग अलग कीमतों की बात करेंगे तो जो पहले वाली कीमत है उसको हम P1 से प्रदर्शित करेंगे और बाद वाली कीमत को P2 से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह पहले वाली पूर्ति को Q1 से और बाद वाली पूर्ति को, बाद वाली मतलब परिवर्तन के बाद वाली जो पूर्ति है उसको Q2 से प्रदर्शित करेंगे। अब हमको मान लो पूर्ति में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू निकालना, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। पूर्ति में परिवर्तन निकालना है तो हम बाद वाली पूर्ति से पहले वाली पूर्ति को घटा देते हैं। इसी तरह क्या करेंगे, डेल्टा P अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, P2 माइनस P1। ठीक, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में आप देखें पृष्ठ क्रमांक 75 पर एक प्रश्न दिया गया है। मान लीजिए क्रिकेट गेंदों के लिए बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धी है। क्रिकेट गेंद की कीमत कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, अब 10 रुपए चूंकि प्रारंभिक कीमत है तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, P1। ठीक है, आगे मान लीजिए बाजार फर्मों द्वारा कुल 200 क्रिकेट गेंदों का उत्पादन किया जा रहा है। कितनी गेंदों का, 200 गेंदों का। यानी क्रिकेट गेंद की कीमत जब 10 रुपए है तो बाजार में जो कुल पूर्ति है वो कितनी है। अब चूंकि ये पहले वाली पूर्ति है तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, Q1 से। ठीक, आगे कहा गया है जब क्रिकेट गेंदों की कीमत बढ़कर 30 रुपए हो जाती है तो मान लीजिए बाजार में फर्मों द्वारा कुल 1000 क्रिकेट गेंदों का उत्पादन किया जाता है। गेंद की कीमत बढ़कर क्या हो गई, 30 रुपए हो गई, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे P2 से। बाजार में गेंद की कीमत 10 रुपए से 30 रुपए हो गई तो क्या होगा बाजार में, तो जैसे ही गेंद की कीमत बढ़कर 10 रुपए से 30 रुपए हो जाती है, बहुत सारी और फर्में भी बाजार में आ जाती हैं और गेंद की पूर्ति बढ़कर कितनी हो जाती है, 1000 गेंद। ठीक है, इसको हम काय से प्रदर्शित करेंगे, Q2 से। अब हमको क्या निकालना है, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बराबर डेल्टा क्यू के बटे क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा,
Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे Q2 माइनस Q1 के बटे Q इंटू 100। Q2 कितना है 1000 गेन, 1000 गेन। Q1 कितना है 200 गेन बटे Q1 कितना है 200 गेन, यानी पहले वाली पूर्ति, ठीक। इसमें हम गुणा कर देंगे 100 का। तो देखिए 1000 में से 200 घटा दिए तो क्या हो गया 800, 800 के बटे 200 गुणा 100। 2 शून्य से 2 शून्य इसी के कैंसिल कर दो, और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, 4 बार। 4 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आ गया ये 400। 400 क्या आ गया पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। इसी तरह हम क्या करेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए ये सूत्र है ना, इसी में मान रख देते हैं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1 के बटे P1, P1 100। फिर हम मान रख देंगे P2 कितना है 30 रुपए, तो 30 ऋण पहले वाली कीमत 10 के बटे 10 गुणा 100। तो 30 में से 10 घटा दिए तो 20, 20 के बटे 10 गुणा 100। शून्य से शून्य कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा 2 गुणा 100 यानी 200। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 200। 200 प्रतिशत कीमत बढ़ी। कितने प्रतिशत 200 प्रतिशत। इसी तरह पूर्ति में परिवर्तन कितना 400 प्रतिशत हुआ है। अब हम इस सूत्र में मान रख दें ES बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 400 बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना था 200। यहाँ लिख दें और इसको विभाजित कर दें। शून्य से शून्य मतलब ये शून्य से ये शून्य कट गया, इसके शून्य से ये शून्य कट गया। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ES बराबर कितना आ गया 2। अब पूर्ति की लोच की जो श्रेणियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि पूर्ति की लोच कैसी है 2 है, 2 के बराबर मतलब 1 से अधिक। तो हम इसको किस तरह की पूर्ति कहेंगे। जहां पर पूर्ति की लोच 1 से अधिक हो उसको कहते हैं अधिक लोचदार पूर्ति। क्या कहते हैं अधिक लोचदार। इसको अत्यधिक भी लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, अत्यधिक। जहां पर भी पूर्ति की लोच 1 से अधिक हो तो हम उसको क्या कहते हैं अत्यधिक लोचदार पूर्ति। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच कैसी है अत्यधिक लोचदार पूर्ति है। अब इसका मतलब क्या हुआ अत्यधिक लोचदार पूर्ति का मतलब, यहां पर आप देखिए कीमत में परिवर्तन हुआ है कम। कीमत में परिवर्तन कितना है 200% और पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ है 400%। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक लोचदार पूर्ति कब होगी जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन हो। कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होगा, उस स्थिति में जो पूर्ति की लोच आएगी वो 1 से अधिक आएगी, ठीक। और 1 से कम कब आएगी जब पूर्ति में परिवर्तन कम होगा और कीमत में परिवर्तन अधिक होगा, है ना। जब कीमत में परिवर्तन अधिक होगा पूर्ति में परिवर्तन कम होगा तो क्या होगा पूर्ति की लोच कैसी होगी 1 से कम, और उसको हम क्या कहेंगे बेलोचदार पूर्ति। तो बेलोचदार पूर्ति कैसी होती है बेलोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच 1 से कम होती है। एक कंडीशन और हो सकती है ना कि पूर्ति में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन बराबर, तो क्या कहेंगे लोचदार पूर्ति। क्या कहेंगे लोचदार। अत्यधिक लोचदार में पूर्ति की लोच 1 से ज्यादा होगी, लोचदार में पूर्ति की लोच 1 के बराबर होगी, और बेलोचदार में पूर्ति की लोच 1 से कम होगी। पूर्ति की कीमत लोच को समझने की जो ज्यामितीय विधि है, ज्यामितीय विधि मतलब हम वक्रों की सहायता से हम समझ सकते हैं कि पूर्ति की लोच की जो श्रेणियां हैं वो कैसे 1 के बराबर लोच होती है, 1 से कम लोच होती है, या 1 से अधिक लोच कैसे होती है। आपने पूर्ति वक्र देखा है, पूर्ति वक्र यहाँ पर आप देखो पहले वाले चित्र में ये पूर्ति वक्र है S, ये जो S बिंदु दिखाया गया है ना ये SS पूरा क्या है पूर्ति वक्र। यहाँ पर सभी चित्रों में ये यहाँ पर ये भी पूर्ति वक्र है और यहाँ यह भी पूर्ति वक्र। ये 3 पूर्ति वक्र है। तीनों पूर्ति वक्र जो है ये अपने में थोड़े थोड़े अलग है। कैसे अलग है आप देखिए, इनका जो झुकाव है
इनका जो झुकाव है उसमें अंतर है। यहाँ पर आप देखो कि ये जो पूर्ति वक्र है इस तरह से झुका हुआ है कि यह अगर इसको इधर हम बढ़ा दे तो कहाँ, ये शून्य के पहले यानी जो ऋणात्मक भाग है इसको काटते हुए निकल जाता है। इस पूर्ति वक्र को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये शून्य के पहले वाली जो रेखा है, संख्या रेखा आप जानते हैं ना, शून्य के पहले ऋणात्मक भाग होता है, शून्य के पहले बाईं तरफ ऋणात्मक भाग है, तो ऋणात्मक भाग को काटते हुए जाता है। ठीक, दूसरा वाला जो पूर्ति वक्र है, ये पूर्ति वक्र कैसा है, ये बिल्कुल बिंदु जो जीरो वाला बिंदु है इसको काटते हुए यानी जीरो से गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पूर्ति वक्र है ये थोड़ा खड़ा है, खड़ा है मतलब इसका झुकाव यहाँ पर कम है। ऐसी स्थिति में आप देखो अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये जो निर्गत वाली रेखा है, पूर्ति वाली जो रेखा है उसको कहाँ पर काट रहा है, शून्य के आगे यानी धनात्मक भाग में। आपको मालूम है कि शून्य के आगे इधर धनात्मक संख्याएं हैं, शून्य के पहले ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये इसको कहाँ पर काट रहा है, धनात्मक भाग में। और आगे इसको बढ़ा दें तो ये संख्या रेखा को यहाँ पर यानी कीमत रेखा को कहाँ काट रहा है, ऋणात्मक भाग में। कीमत रेखा भी आप देखो शून्य के ऊपर धनात्मक होगी और शून्य के नीचे ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये जो तीनों पूर्ति वक्र हैं अपने में थोड़े थोड़े अलग, इनके झुकाव में अंतर है। पूर्ति वक्र के झुकाव में जो अंतर है उसका पूर्ति की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर आप देखिए। कौन सा वाला, बीच वाला ना तो ऋणात्मक भाग से जा रहा है, पूर्ति वक्र जो है ना ऋणात्मक भाग से जा रहा है ना धनात्मक भाग से जा रहा है, वो जीरो वाले भाग से गुजर रहा है। ये उदासीन, जीरो मतलब उदासीन, जीरो वाला पॉइंट है ना, जीरो से गुजर रहा है मतलब ना वो धनात्मक भाग से जा रहा है ना ही ऋणात्मक भाग से। न्यूट्रल, न्यूट्रल गियर होता है ना जिसमें गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। हाँ, हमने y अक्ष पर कीमत को लिया, x अक्ष पर निर्गत यानी पूर्ति को लिया है। ठीक है, कीमत P0 है और P0 कीमत पर जो वस्तु की पूर्ति है वह S है, अर्थात जो पूर्ति की मात्रा है कितनी है, OQ0। कितनी पूर्ति हो रही है, P0 कीमत पर कितनी वस्तु की पूर्ति हो रही है, OQ0। ठीक, यहाँ पर आप देखो कि इस पूर्ति वक्र में अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये कहाँ काट रहा है, शून्य के पहले यानी निर्गत रेखा को शून्य के पहले अर्थात ऋणात्मक भाग में प्रतिच्छेद कर रहा है। जब हम पूर्ति की लोच की गणना करेंगे तो पूर्ति की लोच की गणना करते समय हमको दो चीजें देखना है। एक तो देखना है MQ0, MQ0 यानी पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर काट रहा है, किसको, पूर्ति रेखा को यानी निर्गत रेखा को, कहां पर काट रहा है, M पर, ये वाला बिंदु। और MQ0, Q मतलब इतनी पूर्ति है तो MQ0 इतना है, इसकी दूरी आप देख रहे हो ना, मैं अगर नाप के बता पाता स्केल से तो आपको समझ में आता। देखिए ये MQ0 कितना है, इतना है, समझ रहे हो। अब आप देखो कि OQ0 इसकी तुलना में कम है, तो MQ0 और OQ0 इन दोनों में आप अगर देखो तो MQ0 जो है, ये आप देख रहे हैं ना, MQ0 अधिक है OQ0 से, ये भाग अधिक है, ये देखो मैंने पूरी उंगलियां फैला दी। ठीक, और ये वाला भाग छोटा है, तो बड़ा भाग कौन सा है, MQ0 और OQ0 कैसा है, छोटा है। अब इनके जो तुलनात्मक अध्ययन से, इनके अनुपात से हमको पूर्ति की लोच पता चलती है। अब अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, MQ0 के बटे OQ0, इन दोनों का अनुपात अगर हमको, जब हम दो राशियों में अनुपात देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ पर MQ0 बटे OQ0, तो MQ0 अधिक है और OQ0 कम है। तो जब आप छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दोगे, मान लो कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ ले लूँ MQ0 ले लूँ 20 और OQ0 को मान लूँ 10। आप छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करोगे तो कभी भी जो उत्तर आएगा वो 1 से अधिक आएगा। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति की लोच है वो कैसी आ रही है, 1 से अधिक आ रही है। तो जब पूर्ति की लोच 1 से अधिक हो तो हम उसको कहते हैं अत्यधिक लोचदार पूर्ति। क्या कहते हैं, अत्यधिक लोचदार पूर्ति। ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पर ही पूर्ति की लोच 1 से अधिक। अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु ले लें या और कोई बिंदु ले लें, यानी इस पूर्ति वक्र पर आने वाले प्रत्येक बिंदु पर पूर्ति की लोच क्या होगी, 1 से अधिक होगी।
बात समझ में आ गई? इस यानी यहाँ पर क्या है, पूर्ति में अधिक परिवर्तन हुआ है, किसकी तुलना में? कीमत की तुलना। किसकी तुलना में? कीमत की तुलना में, है ना। पहली वाली स्थिति की एकदम विपरीत स्थिति की, जहां पर पूर्ति में परिवर्तन कीमत परिवर्तन से कम हो। पूर्ति में परिवर्तन कैसा हो? कीमत परिवर्तन से कम हो। तो जो पूर्ति की लोच होगी वो कैसी होगी? यहाँ ये जो पूर्ति वक्र है ये कुछ पहले वाले पूर्ति वक्र से थोड़ा अलग है, यानी इसका जो झुकाव है वो कम है। ठीक है, कम है। तो जब हम पूर्ति वक्र को आगे बढ़ाते हैं तो ये निर्गत वाली रेखा को M बिंदु पर काटता है, और आगे ले जाएं तो ये जो कीमत रेखा है, कीमत वाली रेखा को शून्य के नीचे काटता। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु होगा, यानी जो पूर्ति वक्र निर्गत रेखा को काटने वाला जो बिंदु M है, यहाँ पर आप देखो पूर्ति कितनी है? MQ0। अब MQ0 की हम तुलना करेंगे OQ0 से। MQ0 छोटा है, OQ0 अधिक है। जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, यहाँ देखो आप, MQ0 छोटा है OQ0 से। MQ0 इतना है, लेकिन OQ0 इससे ज्यादा। जब हम अनुपात निकालेंगे तो कैसे? MQ0 के बटे OQ0। अब मान लो कि यहाँ MQ0 उसकी विपरीत स्थिति हो गई 10 और OQ0 ज्यादा है, तो मान लो कि 20 है। MQ0 कम है, मान लो कि 10 है। तो पूर्ति की लोच कैसी हो गई? यहाँ पर ES छोटा है 1 से, यानी पूर्ति की लोच 1 से कम है। और इस तरह की पूर्ति की लोच हम क्या कहते हैं? इसको बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। अब एक बीच वाली कंडीशन में आप देखो कि पूर्ति तथा कीमत में समान मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ लो, पूर्ति में परिवर्तन हुआ 20% और कीमत में भी परिवर्तन हुआ है 20%। दोनों में समान मात्रा में परिवर्तन हुआ है। कीमतों में वृद्धि हुई 20% की और पूर्ति में भी वृद्धि हो गई 20%। तो जब पूर्ति तथा कीमत में समान परिवर्तन हो, ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र होगा वो कैसा होगा? इस प्रकार का होगा कि 0 से गुजरेगा। पूर्ति वक्र 0 से कब गुजरेगा? जब पूर्ति तथा कीमत में समान मात्रा में परिवर्तन होगा। बात समझ में आ रही? अब 0 से गुजरता है तो पूर्ति वक्र जिस बिंदु को काट रहा है, मतलब ये तो प्रारंभिक बिंदु 0 है ना। यहाँ हम इसको अगर O मान लें तो OQ0, ठीक है ना, OQ0, और O बिंदु पर ही क्या है? M भी है। तो OQ0 और MQ0 दोनों बराबर है। तो MQ0 और OQ0 जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका जो अनुपात होगा MQ0 के बटे OQ0। अब मान लो कि MQ0 हमने अगर 10 लिया है तो OQ0 भी यहाँ पर कैसा है? 10 है। जब 10 में 10 का भाग होगा तो कितना हो जाएगा भागफल? 1। तो यहाँ पर जो पूर्ति की लोच है कैसी होगी? 1 के बराबर। और जब पूर्ति की लोच 1 के बराबर होती है तो हम उसको कहते हैं लोचदार पूर्ति। क्या कहते हैं? लोचदार पूर्ति। अब इन तीनों कंडीशन के अलावा हमने 2 कंडीशन की बात और की थी कल। हम एक स्थिति की कल्पना करते हैं कि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, तो पूर्ति वक्र कैसा होगा? इस प्रकार का, यानी जो कीमत है वो स्थिर है लेकिन पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये पूर्ति वक्र है। तो पूर्ति वक्र कैसा हो जाता है? जो आधार रेखा है, आधार रेखा के समान है। कीमत में परिवर्तन 0 है, प्रतिशत में हम ले लें 0, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। और पूर्ति में परिवर्तन कितना हो जाए? पूर्ति में परिवर्तन हो जाए 100%। ES बराबर 100 के बटे 0। अब आप 0 का भाग 100 में दोगे, 0 का भाग 100 में दोगे तो उत्तर कितना आएगा? तो जब आप 0 का किसी संख्या में भाग करते हो तो ये जो भागफल होता है ना, ये कैसा होता है? अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम बोलचाल में क्या कहते हैं? अनंत बोल देते हैं। अनंत क्या बोल देते हैं? अनंत। यहाँ पर जब 0 का भाग 100 में जाएगा तो हम क्या लिख देते हैं? अनंत। यानी यहाँ पर जो पूर्ति की लोच है कैसी होगी? अनंत होगी। लेकिन ऐसा व्यवहार में संभव है क्या कि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और पूर्ति में परिवर्तन हो जाए? व्यवहार में संभव नहीं है। यदा कदा संभव हो सकता है। यदा कदा, कब? यदा कदा मतलब कभी कभी, बाई चांस।
कब संभव हो सकता है? देखिए, टमाटर 10 ही रुपए किलो है, टमाटर का रेट 10 रुपए किलो ही है, लेकिन सबके खेत का टमाटर बाजार में आ जाए तो पूर्ति बढ़ गई, कीमत नहीं बढ़ी। कीमत नहीं बढ़ी, कीमत के कारण पूर्ति नहीं बढ़ी। पूर्ति क्यों बढ़ी है? कि क्योंकि सबके खेतों में एक साथ फसल आ गई तो बाजार में ढेर सारा टमाटर आ गया, तो कीमत के कारण पूर्ति में वृद्धि नहीं हुई। ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में पूर्णतया रोजगार पूंजी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। एक कंडीशन और देखिए कि कीमत में परिवर्तन मान लो कि 200% हो गया, लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं, पूर्ति में परिवर्तन है शून्य। ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र कैसा होगा? पूर्ति वक्र इस प्रकार का होगा, यानी पूर्ति वक्र जो ऐसा झुका हुआ रहता है ना, पूर्ति वक्र इस तरह झुका हुआ रहता है तो वो कैसा हो गया? आधार रेखा पर लंबवत हो गया और वाई अक्ष के समानांतर हो गया। किस कंडीशन में होगा ऐसा? जब कीमत में परिवर्तन अधिक हो, अत्यधिक हो, अधिक भी नहीं अत्यधिक, और पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति की लोच होगी कैसी होगी? ES बराबर पूर्ति में परिवर्तन है ना, 0 बटे कीमत में परिवर्तन 200। अब जब आप 200 का भाग शून्य में दोगे तो कितना आएगा? शून्य बाहर ही जाएगा। कैसे? शून्य। और जब पूर्ति की लोच शून्य हो तो हम इसको क्या कहते हैं? पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति। क्या कहते हैं? ऐसा कब हो सकता है? वैसे व्यवहार में ये भी नहीं होता है, काल्पनिक स्थिति मानी जाती है, लेकिन ऐसा संभव है। ऐसा कब संभव है कि कीमत में परिवर्तन हो जाए बहुत ज़्यादा और पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो? ऐसा तभी संभव है जब वह वस्तु दुर्लभ हो, दुनिया में एक ही हो, है ना। मैंने बताया था ना कि एक प्रसिद्ध चित्रकार की एक पेंटिंग है। अब एक पेंटिंग अगर उसने नीलामी में रखा और वो मान लो 50 लाख में बिक गई तो वो दूसरी पेंटिंग तत्काल दे देगा क्या? पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता, कीमत चाहे कितनी बढ़ जाए। सही है ना? तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ति की जो कीमत लोच होती है कैसी होती है? पूर्णतया बेरोजगार, या इसको हम कहेंगे शून्य के बराबर लोच। क्या कहेंगे? शून्य के बराबर। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आशा है आज के कालखंड से आप पूर्ति की लोच को अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।